नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण किया। भारत ने डब्ल्यूटीओ में ई कॉमर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उपभोक्ता संरक्षण पर वैकल्पिक मॉडल का विचार प्रस्तुत किया। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और शक्तियों की करेंगे बात। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की हितधारक चर्चाओं में भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार में निवेशकों की रक्षा करने और विनियमन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल अन्य ई लर्निंग पोर्टल्स में शीर्ष स्थान पर। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण किया। एसएसएलवी की दूसरी विकासात्मक उड़ान ने 3 उपग्रहों को उनकी सटीक कक्षा में स्थापित किया है। इससे पहले एसएसएलवी अपनी पहली परीक्षण उड़ान में उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा था। आपको बता दें कि एसएसएलवी D2 से प्रक्षेपित उपग्रह है EOS-07। ये इसरो द्वारा विकसित एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। दूसरा है जेनस-1। ये संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एंटेरिस और उसके भारतीय सहयोगियों द्वारा निर्मित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। इसके अलावा है आजादी सेट-2। ये संपूर्ण भारत की लगभग 750 छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह है। इस उपग्रह का निर्माण स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में हुआ है। एसएसएलवी की बात करें तो ये एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ये 3 ठोस प्रणोदन चरणों से युक्त है। साथ ही टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का उपयोग इसमें किया गया है। ये मिनी, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर तक की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV और भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की तरह SSLV भी कई उपग्रहों को अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि SSLV छोटे छोटे उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। PSLV और GSLV के विपरीत SSLV को लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से असेंबल किया जा सकता है। इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रक्षेपण लागत कम है। इसका टर्न अराउंड समय कम है। मांग के आधार पर लघु उपग्रहों के प्रक्षेपण को संभव बनाता है। प्रक्षेपण के लिए न्यूनतम अवसंरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उपभोक्ता उपग्रहों के लिए एंड टू एंड SSLV प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एकमात्र नोडल एजेंसी है। NSIL का गठन अंतरिक्ष विभाग के तहत किया गया है और ये इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। अगला टॉपिक WTO से संबंधित है। भारत ने WTO में ई कॉमर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उपभोक्ता संरक्षण पर वैकल्पिक मॉडल का विचार प्रस्तुत किया। भारत ने WTO में ई कॉमर्स के संबंध में 2 पेपर प्रस्तुत किए हैं। इनका उद्देश्य ई कॉमर्स से संबंधित नियम बनाने पर व्यापक विचार विमर्श पर बल देना है। वर्तमान में ई कॉमर्स से संबंधित वार्ताएं प्लूरिलेटरल मोड में तो होती हैं, लेकिन यहाँ देशों के एक विशेष समूह का ही वर्चस्व बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन चर्चाओं में WTO के कुछ सदस्य शामिल होते हैं, न कि इसके सभी सदस्य। भारत ने इसमें ये तर्क दिया है क्योंकि ई कॉमर्स क्षेत्र का विकासशील और गरीब देशों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस पर मल्टीलेटरल स्तर पर वार्ता होनी चाहिए। वर्ष 1998 में WTO ने ई कॉमर्स से जुड़े सभी व्यापार संबंधी मुद्दों की व्यापक जांच करने के लिए ई कॉमर्स पर एक वर्क प्रोग्राम की स्थापना की थी। इस प्रोग्राम ने वस्तुओं में व्यापार परिषद, सेवाओं में व्यापार परिषद जैसी WTO संस्थाओं को वर्तमान में WTO समझौतों और ई कॉमर्स के बीच संबंधों का पता लगाने का निर्देश दिया था। ये ई कॉमर्स पर अधिस्थगन यानी मोरेटोरियम लगाने पर सहमत हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि सदस्य देश इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण में सॉफ्टवेयर, ईमेल, डिजिटल संगीत, फिल्में, वीडियो गेम आदि शामिल हैं। भारत ने इस संबंध में 2 पेपर प्रस्तुत किए हैं। एक है उपभोक्ता संरक्षण पेपर। इसमें भारत ने भ्रामक विज्ञापनों, ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा, डेटा संरक्षण, विवाद समाधान आदि से संबंधित कई नवीन चुनौतियों तथा मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके अलावा दूसरा पेपर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये ई कॉमर्स को अपनाने को सीमित करने वाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करता है, साथ ही डिजिटल विभाजन की चुनौती से निपटने के लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है। और आइए अब बात करेंगे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में। ये पेपर 2 का विषय है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए ये तर्क दिया कि सांसदों को भाषण देने और बोलने की स्वतंत्रता है।
आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है। ये शक्तियां और विशेषाधिकार इनके कार्यों के निर्वहन में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन न तो अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रख सकते हैं और न ही अपने सदस्यों को उनकी संसदीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा से सुरक्षित रख सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के विशेषाधिकार प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त हैं, जबकि दूसरी श्रेणी के विशेषाधिकार सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं। संसद के सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी प्रदान किए जाते हैं जो संसद की किसी भी समिति में भाग लेते हैं और बोलते हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तेज किरण जैन बनाम एन संजीवा रेड्डी और पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामलों में अनुच्छेद 105 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को व्यापक दायरा प्रदान किया है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक क्षेत्रीय संगठनों और द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की हितधारक चर्चाओं में भाग लिया। USIBC एक प्रमुख व्यवसाय पक्ष समर्थक संगठन है। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच समावेशी द्विपक्षीय व्यापार परिवेश तैयार करना है। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अमेरिकी नेतृत्व वाला एक आर्थिक समूह है। इसमें भारत सहित 14 भागीदार शामिल हैं। ये भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF के 4 स्तंभ हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और बुनियादी ढांचा तथा कराधान और भ्रष्टाचार रोधी। IPEF भागीदारों को सभी 4 स्तंभों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हितधारकों की चर्चा के दौरान USIBC ने एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। हिंद प्रशांत एक भू राजनीतिक कंस्ट्रक्ट है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तथा इनके चारों ओर के भूभाग का संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 60% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के कुल समुद्री व्यापार के लगभग 50% हिस्से पर इसका आधिपत्य है। साथ ही ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। हिंद प्रशांत में भारत के हितों के कारण ये है कि ये हिंद प्रशांत महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस क्षेत्र में विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति का विस्तार करेगा। भारत इस क्षेत्र में विशुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रख सकता है और चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है। इसके अलावा समुद्री प्रदूषण से निपटने, गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण करने, इससे भारत को अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्य गतिविधियों को विनियमित करने आदि में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार में निवेशकों की रक्षा करने और विनियमन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और सरकार से ये कहा है कि वे भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा ढांचे से न्यायालय को अवगत कराएं। न्यायालय का ये आदेश एक कारोबारी समूह पर स्टॉक में हेरफेर के आरोपों पर दायर याचिका के मामले में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेयर बाजार अब केवल उच्च मूल्य वाले निवेशकों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें मध्यम वर्ग की भी भागीदारी देखी जा रही है। इसके अलावा कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश को शामिल करते हुए बैंकिंग और प्रतिभूतियों में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का सुझाव भी दिया है। शेयर बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के तहत विनियमित करता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए कई पहलें की गई हैं। जैसे कि सेबी की पहलों की बात करें तो IPO लाने वाली कंपनियों के लिए प्रकटीकरण मानदंड बढ़ाए गए हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। लघुतर व्यापार निपटान चक्र के लिए T+1 निपटान की अनुमति दी गई है। स्कोर्स नामक एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना की गई है। ये कोष लाभांश, परिपक्व जमा आदि का दावा नहीं किए गए धन द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा सेबी की 4 आयामी निवेशक सुरक्षा रणनीति, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से निवेशकों की क्षमता का निर्माण करना, निवेश के लिए प्रासंगिक प्रत्येक विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना, ये सुनिश्चित करना कि शेयर बाजार की वर्तमान प्रणाली और प्रथाएं लेन देन को सुरक्षित बनाती हैं। इसके अलावा निवेशकों की शिकायतों के निवारण की सुविधा उपलब्ध कराना। अगली खबर शिक्षा से संबंधित है।
स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं पोर्टल अन्य ई लर्निंग पोर्टल्स में शीर्ष स्थान पर है। स्वयं पोर्टल का संचालन केंद्र सरकार करती है। इस पोर्टल ने अन्य ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पोर्टल पर अब तक 2.4 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं। स्वयं 300 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक भंडारण है। इन पाठ्यक्रमों को शीर्ष रैंक वाले संस्थानों के शिक्षाविदों ने विकसित किया है। शिक्षार्थियों को ये पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की मदद से औपचारिक शिक्षण पर आधारित लर्निंग प्रणाली को ई लर्निंग के रूप में जाना जाता है। भारत ई लर्निंग के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इसका राजस्व 2023 में 4.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ाने वाले जो कारक हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षण को अपनाने की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा दूरस्थ और लचीले शिक्षण विकल्पों की मांग में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और निजीकृत तथा अनुकूली शिक्षा की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। हालांकि इसमें वर्तमान चुनौतियां ये हैं कि कंटेंट की गुणवत्ता और सटीकता बनाए रखने की चुनौती है, क्योंकि देश में अभी भी काफी असमानता है और डिजिटल स्तर पर भी विभाजन देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक असमान पहुंच है। साथ ही आपको बता दें कि ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि ई पाठशाला। ये पोर्टल अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में 3500 प्लस पाठ्यक्रम सामग्री के साथ ई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल, इसका उद्देश्य लर्निंग में आने वाली कमियों को दूर करना और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। साथ ही पीएम ई विद्या पोर्टल भी है। ये पोर्टल डिजिटल या ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। दीक्षा पोर्टल यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्कूल पाठ्यक्रम आधारित आकर्षक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोलिजियम की सहमति के बाद न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की उपयुक्तता का मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। न्यायिक समीक्षा एक तरह की अदालती कार्रवाई है। इसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा दिए गए निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उल्लेख करता है। वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति की तुलना में कम है। इसका कारण ये है कि अमेरिकी संविधान विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जबकि भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा आयोजित करने की बीसीआई की शक्ति की पुष्टि की है। इस परीक्षा को पास करके एक अधिवक्ता देश की अदालतों में वकालत करने के लिए योग्य हो जाता है। संसद ने बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की थी। इसे स्थापित करने का उद्देश्य बीसीआई को विनियमित करना और इसे प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। बीसीआई के वैधानिक कार्यों में शामिल है अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण करना, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना, ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जिनसे कानून विषय में प्राप्त डिग्री एक वकील के रूप में नामांकित या पंजीकृत होने के लिए योग्यता मानी जाएगी। अगला टॉपिक है भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023। इस कार्य योजना को आसियान डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य योजना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण तथा ज्ञान को साझा करना शामिल है। ये आईसीटी में भारत और आसियान के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 10 सदस्य हैं और ये सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया। अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। U20 G20 के तहत एक संलग्नता समूह है। ये G20 देशों के सिटी शेरपाओं, महापौरों आदि को एक साथ लाता है। इस बैठक में वे सामूहिक रूप से प्रमुख शहरी चुनौतियों पर विचार विमर्श करते हैं। हालिया U20 बैठक में शामिल किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु वित्त जुटाने में तेजी लाना और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देना। आरबीआई ने सतर्कता सूची को अपडेट किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए इस तरह के कार्य में लिप्त संस्थाओं के बारे में सतर्कता सूची जारी की है। इस सतर्कता सूची में ऐसी संस्थाओं को शामिल किया गया है जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। फेमा के तहत आरबीआई किसी भी व्यक्ति को डीलर या मनी चेंजर के रूप में विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत है। बाजार पहुंच पहल MAI योजना के तहत रिवर्स बायर सेलर मीट यानी कि अनएक्सपेक्ट इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। MAI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इसकी परियोजना भारत के निर्यात को निरंतर गति से बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। ये योजना नए बाजारों तक पहुंच स्थापित करके मौजूदा बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करती है और इसके तहत पात्र एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के विभाग, केंद्र या राज्य सरकारों के संगठन, विदेशों में स्थित भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदें आदि। तरकश ये भारत और अमेरिका का एक संयुक्त अभ्यास है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने भाग लिया है। इसमें पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आतंकी गतिविधि के विरुद्ध प्रतिक्रिया मिशन के रूप में एक वैलिडेशन अभ्यास का अनुकरण किया गया है। इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोचेस हाल ही में IFCMA की उद्घाटन बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया है। IFCMA आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रस्तावित एक नया मंच है। IFCMA का लक्ष्य उत्सर्जन में कमी के प्रयासों के वैश्विक प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद करना है। IFCMA ये कार्य बेहतर डेटा और सूचना साझाकरण, साक्ष्य आधारित पारस्परिक लर्निंग आदि के माध्यम से संपन्न करेगा। IFCMA का उद्देश्य उन शमन नीति के साधनों का विश्लेषण करना है जिनका इस्तेमाल देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं। साथ ही उन उत्सर्जनों का भी अनुमान लगाना है जिनसे ये साधन संबंधित हैं। ये एक देश के स्तर पर उत्सर्जन में कटौती पर शमन नीतियों के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक पद्धति भी विकसित करेगा। अगला टॉपिक है लसिका फाइलेरिया यानी लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य यानी कि 2030 से 3 साल पहले यानी कि 2027 तक लसिका फाइलेरिया का उन्मूलन करना है। लसिका फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ये संक्रमण आमतौर पर बचपन में होता है। ये रोग लसिका प्रणाली को गुप्त रूप से क्षति पहुंचाता है। इस रोग में शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि होती है। ये रोग फाइलेरियोडिडिया कुल के नेमाटोड नामक परजीवी के कारण होता है। ये रोग क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लसिका फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए वैश्विक कार्यक्रम चलाया है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मंगोलिया के बारे में, जिसकी राजधानी उलान बटार है। भारत और मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक आयोजित की गई है। मंगोलिया को लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई और लैंड ऑफ हॉर्स के रूप में भी जाना जाता है। ये पूर्वी एशिया में अवस्थित एक भू आबद्ध देश है। ये उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन से घिरा हुआ है। यहाँ विशाल अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय मैदान तथा घास भूमियां हैं। इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में पर्वत हैं और दक्षिण मध्य में गोबी मरुस्थल है। मंगोलिया का उच्चतम बिंदु नायरा मैडलिन ऑर्गिल है और सबसे निम्नतम बिंदु होहनूर है और यहाँ की सबसे लंबी नदी ओरखोन नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।